हमारी इस वीडियो में हमने विटामिन्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, जहां हमने ये जाना था कि हमारे शरीर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कितने और कौन कौन से विटामिन्स की हमें ज़रूरत होती है। उस वीडियो को मद्देनज़र रखते हुए हम इस वीडियो में सिर्फ फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे इन फैट सॉल्युबल विटामिन्स की डेफिशिएंसी हमारे शरीर को बीमारियों का घर बना सकती है। अक्सर हम इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या हैं, इनकी रेकमेंडेड डोज क्या है और उनका पूरा होना क्यों इतना ज़रूरी है। साथ ही हर एक फैट सॉल्युबल विटामिन के क्रूशियल रोल पे बारीकी से नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं द एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। सबसे पहला, विटामिन ए। विटामिन ए हमारे शरीर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। इसकी खोज 1913 में दो साइंटिस्ट एल्मर वी मैकॉलम और मार्गरेट डेविस ने की थी। उन्होंने देखा कि जब चूहों की डाइट में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होने से उनके विजन में प्रॉब्लम आने लग गई, तो उन्होंने बटर फैट को ऐड करा और देखा कि उन चूहों की विजन की प्रॉब्लम ठीक हो गई। और तब से इस न्यूट्रिएंट पे बहुत रिसर्च हुई है। इस विटामिन ए ग्रुप में बीटा कैरोटीन के साथ रेटिनॉल, रेटिनाइल और 4 कार्टिनॉइड्स भी शामिल हैं। इस विटामिन का एक बड़ा ग्रुप जरूर है, लेकिन इसको दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। रेटिनॉइड्स, जिसको रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है और जो मीट, पोल्ट्री, फिश और डेयरी प्रोडक्ट जैसे एनिमल फूड्स में पाया जाता है, और दूसरा कार्टिनॉइड्स, जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दूसरे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। रेटिनॉल विटामिन ए का बायो अवेलेबल या एक्टिव फॉर्म है, यानी इस फॉर्म को शरीर तुरंत एब्जॉर्ब कर लेती है। और कार्टिनॉइड्स, जो कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में मिलते हैं, ये एक प्री विटामिन है, यानी शरीर को इसको इस्तेमाल करने के लिए पहले रेटिनॉल में बदलना पड़ता है ताकि उसको इस्तेमाल कर सके। ये दोनों फॉर्म्स वैसे तो शरीर के एक्टिव फॉर्म रेटिनॉल में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन ये ना सिर्फ केमिकली अलग है, बल्कि अलग अलग तरह के हेल्थ बेनिफिट्स भी देते हैं। दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन कार्टिनॉइड्स को कैंसर में बहुत स्टडी किया है और साथ साथ ये देखा गया है कि कैसे इनको लेने से कैंसर का खतरा काफ़ी कम हो जाता है और कैसे वो कैंसर के जीन्स को भी काबू में ले लेता है। हर दिन हमारे शरीर के सेल्स कई बिलियन और ट्रिलियन सेल्स में डिवाइड होते हैं। विटामिन ए के बिना ये नाजुक प्रोसेस आसानी से कैंसर में बदल सकता है। सिर्फ यही नहीं, विटामिन ए की कमी लंग कैंसर होने के प्राइमरी कारणों में से एक हो सकती है। दूसरी ओर, जब शरीर विटामिन ए से डिप्राइव्ड होती है तो स्किन कैंसर होने की संभावना भी ज़्यादा होती है। अब जैसे इसकी कमी शरीर में कैंसर जैसी बीमारी के खतरे को बढ़ा सकती है, वैसे ही इसके लेवल्स को कंट्रोल में रखने से ये खतरा कम भी हो जाता है। एक केरला की स्टडी में, जिसमें वो लोग शामिल थे जो हर रोज तंबाकू चबाते थे, उनको 6 महीने 60 mg हर हफ्ते विटामिन ए देने से देखा गया कि 57% लोगों में माउथ कैंसर होने की संभावना पूरी तरीके से खत्म हो गई। सिर्फ यही नहीं, विटामिन ए ने और खास तौर से बीटा कैरोटीन वेरिएंट ने म्यूटेटेड या दूसरे शब्दों में खराब सेल्स जो कैंसरस हो सकते थे, उनके बनाने की संभावना को भी 50% तक कम कर दिया। ऐसी ही एक दूसरी स्टडी में देखा गया कि जब विटामिन ए को हर रोज हाई डोजेस में दिया गया तो वो नए ट्यूमर्स को बनाने के खतरे को कम करती गई, स्पेशली उन ट्यूमर सेल्स को जो टोबैको खाने की वजह से स्टेज 1 लंग कैंसर की वजह बने थे। इसीलिए विटामिन ए को लेने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सिर्फ यही नहीं, विटामिन ए के सप्लीमेंट्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये इम्यून सिस्टम को ताकत और ट्यूमर को मारने की क्षमता को बेहतर करते हैं। इसीलिए विटामिन ए एक बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रिएंट है जो आपको किसी न किसी प्रकार से अपनी डाइट में शामिल करना ही चाहिए, वरना विटामिन ए की क्रिटिकल डेफिशिएंसी खतरों को कहीं गुना ज़्यादा बढ़ा सकती है। गाइडलाइंस के हिसाब से इसकी रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस आदमियों के लिए 900 mcg है, जो कि 3000 IU बनाती है, और औरतों के लिए 700 mcg है, जो कुछ 2333 IU बनाती है। यह है कुछ अच्छे सोर्सेज जिसमें विटामिन ए मौजूद होते हैं। अब अगला न्यूट्रिएंट है विटामिन डी। ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसको शरीर में सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी होने के लिए जाना जाता है और डॉक्टर्स द्वारा सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये विटामिन डी भी दो प्रकार से हमें मिलते हैं, खाने से और धूप से। जो खाने से हमें विटामिन डी मिलता है वो विटामिन D2 के फॉर्म में मिलता है, जो कुछ प्लांट्स में पाया जाता है, जैसे कि अलग अलग मशरूम्स। और दूसरा सबसे प्राइम सोर्स जो विटामिन डी का है वो है विटामिन D3,
जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और धूप में रहने से शरीर जनरेट करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा शरीर धूप में रहने के लिए बना है। अब ये एक कॉमन आइडियोलॉजी है कि धूप में रहने से हमें विटामिन डी मिलता है, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। जब उस धूप से निकली अल्ट्रा वायलेट ए और अल्ट्रा वायलेट बी रेस हमारा शरीर एब्जॉर्ब करता है, तब उन रेस से हमारा शरीर विटामिन डी प्रोड्यूस करता है। तो टेक्निकली हमें विटामिन डी धूप से नहीं बल्कि उन रेस से मिलता है जो कि धूप से निकलती हैं। कुछ 90% विटामिन D3 हमारा शरीर सन एक्सपोजर की मदद से जनरेट करता है। अब इस विटामिन D3 को हमारे शरीर के ऑर्गन्स एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे कैल्केट्रॉल के नाम से जाना जाता है। और यही कैल्केट्रॉल हमारे शरीर में सेल्स को रिपेयर करते हैं, जिसमें कैंसर सेल्स भी शामिल हैं। ये विटामिन D3 हमें डाइट, सप्लीमेंट्स और धूप में रहने से मिलता है, और कैंसर जैसी बीमारी को रोकने में विटामिन डी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनफैक्ट विटामिन डी हमारे शरीर में 200 से कुछ ज़्यादा जीन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें कैंसर रिलेटेड जीन्स और ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के जीन्स भी शामिल हैं। इनफैक्ट विटामिन डी खराब सेल्स को तेजी से बढ़ने से रोकता है और एक हेल्दी सेल को कैंसरस में बदलने से भी रोकता है। हजारों स्टडीज हो रखी हैं कि कैसे विटामिन डी कैंसर के खतरे को कम करने में एक मेजर रोल प्ले करता है। इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड साल के कुछ 6 लाख केसेस कोलोरेक्टल और ब्रेस्ट कैंसर के कम हो सकते हैं विटामिन D3 के रेगुलर इनटेक से। एक 2015 की स्टडी के अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि वो औरतें जिनमें सबसे ज़्यादा ब्लड विटामिन D3 पाया गया है, उनमें कोलोन कैंसर होने की संभावना 45% कम थी, उनके कंपैरिजन में जिनके ब्लड लेवल्स बहुत कम थे। ऐसे ही एक 2016 की स्टडी के अकॉर्डिंग जिसमें 2304 औरतें शामिल थी, उसमें देखा गया कि 40 नैनोग्राम पर ml सीरम विटामिन डी का लेवल या उससे ज़्यादा होने से कैंसर होने का खतरा 67% से कम हो जाता है, उन लोगों के कंपैरिजन में जिनका लेवल 20 नैनोग्राम पर ml या उससे कम था। एक ऐसे ही 2005 की रिसर्च में देखा गया कि वो औरतें जिनका विटामिन डी लेवल 50 Ng पर ml से कम था, उनके ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा कुछ 7 गुना ज़्यादा था उनके कंपैरिजन में जिनके लेवल ज़्यादा थे। इन सारी रिसर्चेस से ये तो क्लियर है कि विटामिन डी के कम लेवल्स कैंसर जैसी बीमारी के खतरे को बढ़ाने में एक मेजर रोल प्ले करती है। सवाल ये है कि हम लोग अपनी अच्छी सेहत के लिए 40 Ng पर ml ब्लड लेवल्स पे पहुंचे कैसे? इसका भी आंसर एक स्टडी में बताया है कि अगर हम विटामिन डी की हर रोज 9600 IU लेते हैं तो हम 40 Ng पर ml लेवल्स पे पहुंच जाएंगे, और यही आपका अच्छी सेहत के लिए टारगेट भी होना चाहिए। आज की तारीख में इंडिया की ज़्यादातर स्टडीज़ का कहना है कि 80 से 90% लोग विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। इसीलिए इसको अपने ब्लड लेवल्स में कम ना होने दें, और आप चाहे इसे धूप से लें या सप्लीमेंट से, लेना ज़रूर है। ये एक बहुत ही ज़रूरी विटामिन है जो आप मिस नहीं कर सकते। अब सनलाइट के अलावा ये है वो कुछ फूड सोर्सेज जिससे आपको विटामिन डी मिल सकता है। इसके बाद अगला न्यूट्रिएंट है विटामिन ई। इस न्यूट्रिएंट की खोज 1922 में हुई थी। सारे फैट सॉल्युबल विटामिन में से विटामिन ई एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारे डिफेंस सिस्टम या इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। इस न्यूट्रिएंट के 8 वेरिएंट्स मौजूद हैं, जिसमें अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा टोकोफेरॉल है, और अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा टोकोट्रेनॉल है। हर वेरिएंट की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन इनमें से अल्फा टोकोफेरॉल वो है जिसको माना जाता है कि वो हमारे शरीर में प्राइमरीली इस्तेमाल होता है। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है जो रोजाना के स्ट्रेस से सेल्स को प्रोटेक्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सिर्फ यही नहीं, विटामिन ई इम्यून सिस्टम के फंक्शन को भी बहुत अच्छे से बढ़ाता है। अब जो इनको लेने की रिकमेंडेड डोज है वो ये है। जब इस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है तो वो भी कैंसर जैसी बीमारी का खतरा बढ़ा सकती है। इनफैक्ट ह्यूमन स्टडीज जिसमें 36,000 एडल्ट्स शामिल थे, उसमें देखा गया कि लोग जिनमें विटामिन ई के लेवल्स बहुत कम थे, उनमें कैंसर होने का खतरा 1.5 गुना ज़्यादा था, और इसमें सबसे ज़्यादा खतरा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर्स में देखा गया। इसी तरह एक मेटा एनालिसिस जिसमें 11 स्टडीज़ का डेटा को कंबाइन किया था और जिसमें कुछ 6,500 लोग मौजूद थे, उसमें देखा गया कि विटामिन ई उन लोगों में कम पाया गया था जिनको कोलोरेक्टल कैंसर था। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आपके शरीर में इसकी डेफिशिएंसी लंबे समय तक ना हो। ये कुछ खाने की कॉमन चीज़ें जिसमें विटामिन ई मौजूद होते हैं। आप चाहे इनको खाने के सोर्सेज से भी प्राप्त कर सकते हैं या होल फूड सप्लीमेंट्स के जरिए भी, इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। एक स्टडी में देखा गया कि जब 32 हेल्दी एल्डरली अडल्ट्स को 800 IU विटामिन ई के सप्लीमेंट्स हर रोज दिए गए तो उनके इम्यून सिस्टम और उनके फंक्शंस मजबूत हुए।
ये अकेले में तो पावरफुल है ही, लेकिन इसको साथ में लेने के और भी फायदे हैं। एक स्टडी के मुताबिक जब 28 दिन विटामिन ई, सी और ए के सप्लीमेंट्स 30 एल्डरली पेशेंट्स ने लिए, तब रिसर्चर्स ने देखा कि उनके इम्यून फंक्शन में सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट हुई। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप इन विटामिन्स को अपनी डाइट का पार्ट ज़रूर बनाइए। इसके बाद बात करेंगे अगले फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में, जो है विटामिन के। विटामिन के की खोज 1920 और 1930 के दशक में हुई थी, और वो भी गलती से। इनफैक्ट रिसर्च के दौरान जब रिसर्चर्स ने जानवरों की डाइट को बंद कर दिया था, तब उन्होंने देखा कि उन चूहों में एक्सेसिव ब्लीडिंग होना शुरू हो गई, और ये देखा कि इन न्यूट्रिएंट से रिच फूड्स को देने से वो ब्लीडिंग होना बंद हो गई। इसीलिए जब विटामिन के को पहली बार रिसर्च किया गया था, तब इसे डच साइंटिस्ट हेनरिक टैम द्वारा क्लॉटिंग फैक्टर नाम से लेबल किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर बॉडी में एक प्रोथ्रम्बिन नाम के प्रोटीन को एक्टिवेट करने में सहायक होता है, ताकि स्किन के एनवेलप को काटते समय खून ना बहे। तब से इस फैसिनेटिंग मॉलिक्यूल के बारे में बहुत कुछ सीखा गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पता चली है वो ये कि विटामिन के की 3 प्राइमरी फॉर्म है। सबसे पहला है विटामिन K1, जिसको फाइलोक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है, और जो स्पिनच, ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स और केल जैसे प्लांट्स में पैदा होता है। K1 सीधा आपके लिवर में जाता है और आपको हेल्दी ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम में मदद करता है। साथ ही विटामिन K1 ही है जो आपके हड्डियों में कैल्शियम को रिटर्न करने में मदद करता है। इसी विटामिन का दूसरा वेरिएंट वो है विटामिन K2, जिसको मेनोकिनोन के नाम से भी जाना जाता है। वो हमारे गट में इंटेस्टिन के बैक्टीरिया द्वारा बनता है। इस विटामिन के कुछ मेन सोर्सेज मौजूद हैं, जैसे फर्मेंटेड फूड, जिसमें शामिल है कीमची, जो चाइनीज कैबेज के पत्तों को फर्मेंट करके बनाया जाता है, या बटर फैट, या ऐसे ही दूसरे कुछ सोर्सेस। विटामिन K2 का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है नाटो, जो कि सोयाबीन के फर्मेंटेशन से बनता है, और उस दौरान काफ़ी सारा विटामिन K2 प्रोड्यूस होता है। लेकिन वो विटामिन K1 ही है जो ज़्यादातर खाने की चीज़ों में आपको मिलता है और हमारी डाइट का एक मेजर हिस्सा बनाता है, और कुछ 75 से 90% डाइट में इसी वेरिएंट का होता है। लेकिन शरीर में जाने के बाद ये विटामिन भी K2 में कन्वर्ट हो जाता है। हाई डोजेस में विटामिन के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसर एजेंट बन जाता है, जो हेल्दी सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाता। एक 2015 की स्टडी के मुताबिक विटामिन K1 के इफेक्ट्स को 3 अलग अलग कोलन कैंसर सेल्स पे टेस्ट किया गया था। उसमें देखा गया कि विटामिन K1 ने उनकी सेल ग्रोथ को तीनों प्रकार के सेल्स में कम कर दिया और सेल डेथ का प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया। ऐसे ही विटामिन K2 पे भी बहुत सारी स्टडीज मौजूद है। सितंबर 2003 में पब्लिश एक इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑन्कोलॉजी की स्टडी में पाया गया कि विटामिन K2 के साथ लंग कैंसर के पेशेंट्स का इलाज करने से कैंसर सेल्स का बढ़ना धीमा हो जाता है, और पिछले कुछ स्टडीज में ल्यूकीमिया के इलाज में भी फायदा दिखाए। अब ये वो फूड्स हैं जो विटामिन K1 और K2 में बहुत रिच होते हैं। अब जो इन विटामिन K1 और K2 की जो डेली रेकमेंडेड अलाउंस है वो ये है। अब बाकी न्यूट्रिएंट्स की तरह इस न्यूट्रिएंट की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए इनसे रिच फूड्स को अपनी डाइट का पार्ट जरूर बनाइए। ये हैं वो 4 फैट सॉल्युबल विटामिन्स जिनका हमारी सेहत को बरकरार रखने में बहुत बड़ा योगदान है। अब अगर इनमें से किसी भी विटामिन की लंबे समय तक क्रॉनिक डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, तो शरीर में कोई ना कोई बीमारी होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। साथ ही इससे आपको ये भी समझ आ गया होगा कि हर विटामिन का एक अपना फंक्शन है जो हमारी लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करता है, और इसीलिए अगर आप इन्हीं के लेवल्स को मेंटेन रखें तो मेजॉरिटी डिजीजेस को प्रिवेंट करने के काबिल हो जाएंगे। इनफैक्ट जो भी लोग ऐसी गंभीर बीमारी को प्रिवेंट करने का सोचते भी हैं या नेचुरली ठीक करने का सोचते हैं, वो इन बातों को ध्यान में रखकर ही चलते हैं कि उनके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लेवल्स हमेशा मेंटेन रहें। ये आपकी फैमिली की अच्छी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि किसी भी विटामिन की शरीर में लंबे समय तक कमी ना होए। अब ये तो सिर्फ 4 फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। इसके आने वाली वीडियो में हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, जिसमें सारे बी विटामिन्स और सी विटामिन मौजूद हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो आने वाली वीडियोस में बने रहिए। आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ज़रूर मिली होगी। अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी और सवाल है तो नीचे कमेंट करके उन्हें मेंशन ज़रूर करें। हम कोशिश करेंगे कि उस पर हम जल्द से जल्द आपको जवाब दे पाएँ। साथ ही इसको जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं वो ज़रूर करिए। याद रखिए कि आपका एक शेयर किसी ज़रूरतमंद के बहुत काम आ सकता है।
मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग से हेल्दी।